क्या जापान को अब अमेरिका पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा? क्या जिस अमेरिका ने करीब 80 साल तक जापान की सुरक्षा को संभाला, अब जापान उसी के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने रणनीतिक पार्टनर्स के तौर पर और मजबूत करना चाहता है? क्या चीन का बढ़ता हुआ जो सैन्य दबाव है, वो जापान को अपनी पूरी सुरक्षा स्ट्रेटेजी को बदलने पर मजबूर कर रहा है? और अगर जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते हैं, तो क्या इसका सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ने वाला है? और भारत के लिए सवाल इससे भी बड़ा है। चीन आखिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा क्यों बताता है? क्या यह सिर्फ जमीन का विवाद है या फिर इसके पीछे तिब्बत, तवांग और चीन की बड़ी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी है? आज इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जापान और अमेरिका का एंगल आप समझिए। जापान और अमेरिका दुश्मन नहीं बन रहे, बल्कि जापान अमेरिका का जो अलायंस है, जो गठजोड़ है, आज भी जापान की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, महत्वपूर्ण पिलर है। लेकिन टोक्यो में अब एक दूसरी चिंता बढ़ गई। अगर भविष्य में अमेरिका पर अगर अमेरिका हर जगह उतनी मजबूती के साथ मौजूद नहीं रहा, तो जापान क्या करेगा? वो अपनी सुरक्षा कैसे कर पाएगा? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने अपना जो सुरक्षा का पूरा ढांचा है, वो काफी हद तक अमेरिका के भरोसे बनाया था। जापान में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार बनी रही और जो अमेरिका है, उसकी तरफ से एक जो रक्षा कवच है, वो जापान को दिया गया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। एक तो अमेरिका पर से धीरे धीरे भरोसा भी कम हो रहा है। अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता, हमने देख लिया। कैसे यूक्रेन को कभी भरोसा दिया जाता है, फिर अचानक से हाथ खींच लिया जाता है। कभी नाटो को भरोसा दिया जाता है, फिर हाथ खींच लिया जाता है। कभी धमकी दी जाती है कि भाई हम नाटो से अलग हो जाएंगे। ऐसे में अमेरिका पर से जो विश्वास है, वो जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क का कम होगा इन हालातों में। लेकिन आज दुनिया, जैसे मैंने आपको बताया, कि बहुत तेजी से बदल रही है। चीन भी, अगर हम चीन का जिक्र करें, चीन ने भी अपनी जो मिलिट्री पावर है, जो सैन्य ताकत है, उसे बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल और जो उसकी न्यूक्लियर क्षमता है, उसको बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है, उसको विकसित कर रहा है। इधर ताइवान को लेकर जो तनाव है, वो तो दशकों पुराना है ही। इधर इंडो पैसिफिक में चीन का जो असर है, वो लगातार हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और अमेरिका को एक साथ कई स्ट्रेटेजिक, जो कई रणनीतिक इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उन्हें देखना पड़ रहा है, उनको संभालना पड़ रहा है। अब यही चिंता दरअसल अब जापान की है। इसलिए टोक्यो में अब सवाल यही है कि क्या जापान को अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भर रहना चाहिए? लेकिन यहां पर एक बहुत जरूरी बात आप समझिए। जापान ये नहीं बोल रहा है कि अमेरिका को छोड़ दो। असली सोच यह है कि अमेरिका जरूरी है, लेकिन सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना भविष्य में एक बड़ा रिस्क हो सकता है, बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। यानी जापान अमेरिका को रिप्लेस नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी सुरक्षा के ऑप्शंस को, विकल्प को वो बढ़ाना चाहता है। आप आसान भाषा में समझिए, अमेरिका रहेगा, लेकिन जापान अब अकेले अमेरिका के भरोसे नहीं रहेगा। और यहीं से भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंस है, वो जापान के लिए बढ़ रही है। जापान के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है, ये एक सवाल है। सबसे बड़ी वजह है भारत की ज्योग्राफी। जी हां, भारत इंडियन ओशन के बीचों बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक, यानी कि रणनीतिक लोकेशन पर स्थित है। अगर इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है, अगर समुद्री सुरक्षा की बात आती है, तो इंडिया को नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। इसके अलावा भारत का चीन के साथ अपना लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है। यानी जापान के लिए इंडिया, यानी कि भारत, केवल इकोनॉमिक पार्टनर नहीं, भारत एक मेजर स्ट्रेटेजिक पावर भी है। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा अहम है। ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों से जुड़ा हुआ है, और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी का जो पूरा ढांचा है, उसमें उसकी भूमिका लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसलिए जापान के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाना एक तरह से रणनीतिक इंश्योरेंस के तौर पर भी देखा जा रहा है। अगर भविष्य में रीजनल सिक्योरिटी में कोई क्राइसिस आती है, कोई भी क्षेत्रीय सुरक्षा में संकट आता है, तो जापान के पास सिर्फ एक पार्टनर नहीं, बल्कि कई मजबूत पार्टनर्स होंगे, और उसमें नाम आएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का। बात अगर क्वाड की करें, क्योंकि क्वाड का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्वाड में कौन कौन है आप जानते हैं? भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। लेकिन क्वाड को नाटो समझना गलती होगी। ये एक मिलिट्री अलायंस ट्रीटी नहीं है, बल्कि किसी एक देश पर हमला हुआ और बाकी 3 देश अपने आप युद्ध में उतर जाएंगे, ऐसा नहीं।
क्वाड का जो फोकस है वो किस चीज पर है? मैरीटाइम सिक्योरिटी पर है, क्रिटिकल जो तकनीक है, जो जरूरी सुरक्षा तकनीक है, और साथ ही साथ सप्लाई चेन या फिर कोई डिजास्टर रिस्पांस होता है, और इसके अलावा इंडो पैसिफिक में तमाम जो नियम कायदे कानून है उन्हें किस तरह से सही तरीके से लागू करवाना है। और जो चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, कैसे उसकी एक रोकथाम करनी है, यह हमने देखा है। लेकिन चारों देशों की अगर बात की जाए तो उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। चीन को लेकर सभी के अपने अपने कंसर्न हैं, और यही जो कंसर्न है वो इन चारों देशों को करीब लाते हैं। इसलिए जापान अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना जो सहयोग है बढ़ाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई एक नया मिलिट्री ब्लॉक तैयार हो रहा है। वो पहले से मौजूद जो रणनीतिक पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, इसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि चीन को जापान से इतनी चिंता है क्यों, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जापान और चीन के बीच खुद बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं, कई गंभीर डिस्प्यूट्स हैं, विवाद है ईस्ट चाइना सी को लेकर। जी हां, ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप को लेकर दोनों देशों का बहुत पुराना विवाद चलता आ रहा है। जापान को चीन की तेजी से बढ़ती जो नेवल और जो मिसाइल क्षमता है, इसको लेकर भी उसकी चिंता है। ताइवान भी जापान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताइवान जापान के बहुत करीब है, और अगर वहां पर चाइना पहुंच जाता है, अगर वहां पर इन्वेजन करता है, वहां पर हमला करता है, तो इसका सीधा असर पड़ेगा। ताइवान स्ट्रेट में कोई भी बड़ा मिलिट्री क्राइसिस जापान की सुरक्षा और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय वहां पर हालात हैं उसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए टोक्यो के लिए चाइना सिर्फ इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी वहां पर आर्थिक तौर पर नहीं है कि इस वजह से जो जापान है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के करीब आ रहा है, बल्कि एक मेजर सिक्योरिटी चैलेंज भी मौजूद है। अब इस पूरी कहानी को आप भारत चीन बॉर्डर डिस्प्यूट से जोड़िए। अब देखिए, चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है और कई बार इसे साउथ तिब्बत तक कह देता है, लेकिन भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अब सवाल है कि चाइना ऐसा दावा क्यों करता है, इसके पीछे इतिहास, तिब्बत और बाउंड्री डिस्प्यूट तीनों जुड़े हुए हैं। 1914 में शिमला कन्वेंशन की प्रक्रिया के दौरान ब्रिटिश इंडिया उस दौरान और तिब्बत के बीच ईस्टर्न बाउंड्री को लेकर जिस लाइन को इंडिया मानता है उसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। भारत इसे अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर में बाउंड्री का आधार मानता है, लेकिन चीन इस एग्रीमेंट को स्वीकार करता ही नहीं, और यहीं से विवाद एक बड़ी जड़ के तौर पर सामने आ जाता है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद भी जो सीमा को लेकर डिस्प्यूट है, बाउंड्री का डिस्प्यूट है, वो खत्म हुआ नहीं। आज दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण की जो स्थिति है, इसको ब्रॉडली अगर व्यापक तौर पर हम देखें तो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जरिए मैनेज किया जाता है। लेकिन एलएसी हर जगह म्यूचुअली अग्रीड इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, यानी जहां पर भारत अपनी सीमा मानता है वहां पर कई जगह चीन अलग परसेप्शन रखता है। चीन का मानना ही पूरी तरह से अलग है। इसी वजह से पेट्रोल्स, फेस ऑफ, हमने देखा आपसी टकराव, और कई बार जो सैन्य तनाव है वो वक्त वक्त पर भारत और चीन के बीच में सामने आता रहा है। अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तवांग अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिकली उसकी जो लोकेशन है रणनीतिक तौर पर वो बहुत अहम है और भारत चीन बॉर्डर के बेहद करीब है। इसके अलावा तिब्बतन बुद्धिज्म के लिए भी इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व हो जाता है। तवांग मॉनेस्ट्री दुनिया के अहम तिब्बतन बुद्धिस्ट सेंटर्स में से एक है। इसलिए अरुणाचल का मुद्दा केवल जमीन का विवाद नहीं है, इसके साथ ज्योग्राफी, तिब्बत, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और स्ट्रेटेजिक एक्सेस सब जुड़े हुए हैं। अब चीन के लिए एक और आप कदम को आप समझिए, वो समय समय पर अरुणाचल प्रदेश के कई जो इलाके हैं, लोकेशंस हैं, उनके चाइनीज नाम भी जारी करता रहता है। भारत इसका विरोध हमेशा करता रहा है, लेकिन किसी जगह का नाम बदल देने से जमीन की जो उसकी सोवरेनिटी है वो अपने आप नहीं बदल जाती। ये अपने आप में सबको पता है। ये डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मैसेजिंग का एक हिस्सा जरूर हो सकता है। चीन अपने क्लेम्स को हमेशा प्रोजेक्ट करता आया और भारत अपने काउंटर पोजीशन को हमेशा सामने रखता आया पूरी दुनिया के सामने भी। इसलिए मैप्स और जगहों के नाम बदल देने से जो डिस्प्यूट है वो एक तरीके से उसका कोई हल नहीं निकल जाता है, जो चीन हमेशा से हरकत करता आया है, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल बन जाता है। अब सवाल यह है कि आज 2026 में अरुणाचल पर स्थिति क्या है। यहां पर बहुत सावधानी से हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाल के दिनों में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश को लेकर कुछ जो सियासी दावे हैं वो सामने आए कि जो चाइनीज फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ इलाकों में भारतीय आर्मी की पेट्रोलिंग को प्रभावित किया, लेकिन सरकार की तरफ से 60 किलोमीटर चाइनीज जो इंक्लूजन है, यानी कि अंदर तक घुस गए, 60 किलोमीटर तक आ गए जो चाइनीज हैं, इसके दावे को खारिज किया गया और यह भी कहा गया कि बॉर्डर पर वास्तविक समस्या बाउंड्री डिलिनिएशन यानी कि सीमा के स्पष्ट निर्धारण से जुड़ी हुई मुद्दा ही।
इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई भी ये बोलता आपको नजर आता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर जमीन कब्जा ली है, तो उसे कंफर्म फैक्ट के तौर पर आप ना देखिए। दूसरी तरफ भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट वास्तविक है और दोनों देशों के बीच अलग अलग हिस्सों में जो परसेप्शन है, जो इसको लेकर विचार हैं, वो भी अंतर मौजूद है। अब वापस जापान पर आते हैं और पूरी कहानी को जोड़ते हैं। जापान को चाइना की जो लगातार मिलिट्री ताकत में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर चिंता है। भारत का चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है। ऑस्ट्रेलिया को इंडो पैसिफिक में चाइनीज इन्फ्लुएंस यानी कि जो चीन का बढ़ता दबदबा है, इसको लेकर चिंता है। और अमेरिका इन देशों का एक महत्वपूर्ण सिक्योरिटी पार्टनर है। लेकिन जापान अभी ये सोच रहा है कि अगर भविष्य में अमेरिका की ग्लोबल प्रायोरिटीज बदलती है तो क्या होगा। अगर वॉशिंगटन को यूरोप, मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक में एक साथ कई कमिटमेंट संभालने पड़ते हैं, अगर फ्यूचर में अमेरिका एशिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को किसी वजह से कम कर देता है तो क्या होगा। तब जापान के पास क्या होगा। यही वजह है कि जापान अपनी डिफेंस की जो क्षमताएं उनको बढ़ाने के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो रणनीतिक पार्टनर्स हैं उनके साथ सहयोग मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या जापान अमेरिका को छोड़ देगा, यह भी सवाल है। इसका जवाब है नहीं। ऐसा कहना गलत होगा। भी फिलहाल अमेरिका भी जापान की सिक्योरिटी का जो पूरा ढांचा है, सिस्टम है, इसमें एक प्रमुख स्तंभ के तौर पर है, पिलर है। जापान में अमेरिकी मिलिट्री मौजूद है और जापान अमेरिका अलायंस भी बहुत गहरा है। ये एक काफी गहरी पार्टनरशिप है। इसलिए ये नहीं है बात कि जापान ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। ज्यादा सही है यह कहना कि जापान अब अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहता है। अमेरिका के साथ साथ अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं उनको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों भारत को इंडो पैसिफिक की एक अहम पावर मानते हैं। इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय मल्टीपल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं वो ऑप्शंस को मेंटेन करता है। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है, फ्रांस के साथ हमारा डिफेंस कॉर्पोरेशन है, रूस के साथ हमारे पुराने डिफेंस रिलेशंस है, जापान के साथ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन लगातार हमारा बढ़ रहा है। यानी भारत की स्ट्रेटेजी को आसान भाषा में आप समझिए, किसी एक कैंप पर पूरी तरह से निर्भर मत रहिए, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आप बनाकर रखिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन को घेरने जा रहे हैं? इसका जवाब इतना सिंपल नहीं होने वाला। तीनों देशों के चीन को लेकर अलग अलग कंसर्न, चिंताएं जरूर है, लेकिन इसे अभी फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कहना सही नहीं होगा। जापान का मामला तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जापान अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता, वो बस ये कंफर्म करना चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी का पूरा भविष्य किसी एक देश की पॉलिसी पर निर्भर ना रहे। और यही बात भारत के लिए भी बहुत अहम है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत का पोजीशन जो है बिल्कुल स्पष्ट है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और चीन के दावे को भारत स्वीकार कभी नहीं करता। लेकिन भारत के सामने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इसके साथ स्ट्रांग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रांग मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तकनीक और डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप भी जरूरी है। क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ दोस्ती से सिक्योरिटी नहीं मिलती और सिर्फ दुश्मनी से नेशनल इंटरेस्ट हासिल नहीं होता। असली ताकत है अपनी क्षमता इतनी मजबूत करना कि दुनिया भारत के हितों को नजरअंदाज बिल्कुल ना कर पाए। और शायद जापान भी अब इसी दिशा में आगे सोच रहा है। अमेरिका जरूरी है, लेकिन अमेरिका के अलावा भी स्ट्रेटेजिक ऑप्शन जरूरी है। और यही वजह है कि टोक्यो की नजर अब वॉशिंगटन के साथ साथ नई दिल्ली और कैनबरा पर भी है। और अगर चीन की बढ़ती पावर, जापान की सिक्योरिटी चिंता, अमेरिका की बदलती ग्लोबल प्रायोरिटीज और भारत और चीन का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उनको एक साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर साफ तौर पर दिखाई देती है। इंडो पैसिफिक में आने वाले सालों की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ जमीन या समुद्र की नहीं होगी, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, तकनीक, सप्लाई चेन, मिलिट्री क्षमता और पार्टनरशिप्स की भी होगी। और भारत के लिए सबसे अहम बात यह है कि इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में भारत के पास सिर्फ चुनौतियां नहीं है, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को मजबूत करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस भी मौजूद हैं।